हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज का वीडियो काफ़ी धांसू होने वाला है क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 के वो सारे जो टॉप 10 क्वेश्चन बताए हुए थे उसका सोल्यूशन करा दीजिए। तो दोस्तों हम वो सोल्यूशन कराने के लिए आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो प्लीज़ जैसे आपने मुझे सपोर्ट किया था मैंने जो टॉप 10 भी क्वेश्चन में, वैसे ही आपको सपोर्ट करना है। सपोर्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक छोटा सा लाइक आप करते हैं तो हमारे टीम ऑल इंश्योरेंस से उनको काफ़ी मोटिवेट होता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि हमें ऐसा ही वीडियो बनाने का मौका मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट चलते हैं अपने प्रश्न पत्र संख्या 1 की तरफ। ठीक है, बढ़ने से पहले आपको हम बता दें ये किस यूनिवर्सिटी का है। तो बता दें दोस्तों, ये जो ऑल यूनिवर्सिटी है यानी बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं ये सारे यूनिवर्सिटी में ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो तो, या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो तो, या फिर छपरा यूनिवर्सिटी हो तो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में है आप वो पूछे ही जाएंगे क्योंकि पूरे बिहार का जो सिलेबस है एक ही है। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं अपने प्रश्न पत्र संख्या 1 की तरफ। क्या कह रहा है, इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था, आप जाकर देख सकते हैं, उसका भी कुछ मैंने क्वेश्चन डिस्क्राइब कराया हुआ था। ये पार्ट 2 उसका है। कांची के पल्लव की सांस्कृतिक देनों का मूल्यांकन करें। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि पल्लव वंश की सांस्कृतिक देनों की विवेचना कीजिए, यानी जो पल्लव वंश की थी उसके सांस्कृतिक देन क्या क्या थी उसको आपको विवेचना करना है, या फिर आपको बोल देगा प्रकाश डालिए। ठीक है, क्वेश्चन जैसे भी घुमाए आपको एग्जाम हॉल में से छोड़ के नहीं आना है। अगर आपको यहाँ मेन उद्देश्य यहाँ पूछा क्या जा रहा है, आपसे पल्लव वंश के बारे में पूछा जा रहा है, अब सांस्कृतिक देनों के बारे में पूछा जाए तो या मूल्यांकन कीजिए, प्रकाश डालिए, सारे एक ही है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं अपने आंसर की तरफ। क्या का आंसर है देखते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें। अगर वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देखते हैं तो ये सारे प्रश्न जो आपको है ये ऑटोमेटिक है, आपको ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पल्लव शासन की पद्धति, आगे पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु पल्लव था जो लगभग 7 शताब्दियों तक कायम रहा। इस लंबी अवधि में उन्होंने शासन, राजनीति, कला, धर्म और साहित्य तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्नति का कार्य किया। उनके शासन पद्धति निम्नलिखित तत्वों प्रमुख थे, यानी जो सिंह विष्णु थे वो पल्लव शासन के संस्थापक थे। उन्होंने राजनीतिक, धर्म, साहित्य, संस्कृति पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। ठीक है, जिसके कारण उनका राज्य जो था वो बढ़ा। ठीक है, अगला देखते हैं उनकी पद्धति निम्नलिखित तत्व कौन कौन सी है। पहला जो है राजा, पल्लव शासन के केंद्र राजा होता था। राजा धर्म महाराज भी कहलाता था, वह सर्वाधिक संपन्न होता था। तो दोस्तों आपको हम बता दें राजा वही हो सकता है ना जिसके पास धन हो, जिसके पास बुद्धि हो, जिसके पास ताकत हो, वही ना राजा कहलाता है। यहाँ तक आप समझ गए। अगला टॉपिक समझते हैं राजा का सहायक। अब राजा तो आप बन गए लेकिन आपका कोई तो सहायक होना चाहिए ना कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। जैसे मैं आपको हर टाइम आपको मैं गाइड करता रहता हूँ, उसी प्रकार आपको भी, आप राजा बनिएगा तो आपको भी तो चाहिए किसी को गाइडलाइंस करने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसी तरह आप भी जब कुछ ऑफिसर बनिएगा, IAS वगैरह बनिएगा तो आपके साथ भी वो सारे रहेंगे प्राधिकारी। राजा अपने शासन कार्यों में मंत्रियों से सहायता लेता था, उसके मंत्रियों को सुझावकारी माना जाता था। उनके सहायता के लिए प्रांतीय गवर्नर तथा अन्य गण भी उपस्थित रहते थे। क्रम मौर्य और गुप्त शासन प्रणाली के भांति पल्लव शासन में भी नागरिक और सैन्य अधिकारियों का एक वर्ग था। अतः पल्लव शासन पद्धति में शासन कार्य निम्नलिखित कर्मचारी मुख्य थे। राजकुमार, राजा, राजकुमार, प्रधान सदस्य, विविध ग्रामीण के स्वामी, मंत्री, रक्षक, भूमि इत्यादि के अतिरिक्त स्नान की सुविधा देने वाले कर्मचारी को तीर्थक कहा जाता था। नायक सेना का क्या होता था, अधिकारी होता था। अब बात करते हैं साहित्य की उन्नति के बारे में, यानी साहित्य की उन्नति उस वक्त कैसी थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब हम साहित्य के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। साहित्य के दृष्टिकोण से पल्लव शासन महत्वपूर्ण था क्योंकि इस युग में साहित्य क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई थी। सांस्कृतिक भाषा, राजभाषा पद प्राप्त था, उसके अधिकारी लेख संस्कृत लिखे गए थे। पल्लव राजा के समय अलवार
तथा अदियार आंदोलन का सूत्रपात्र हुआ था। उनकी राजधानी कांची प्राचीन कला से ही विद्या और सांस्कृतिक केंद्र थी। बौद्ध दार्शनिक दिगनाग बौद्धिक तथा आध्यात्मिक चिंतन के लिए कांची में आया था। ठीक है, अब धार्मिक दशा के बारे में थोड़ा जानकारी हम आपको बता देते हैं। पल्लव वंश देखिए यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं, पल्लव वंश का प्रयोग सभी राज्य के सचिव थे, लेकिन बौद्ध धर्म खूब प्रचार था। चीनी यात्री हेन सांग जो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में काशी आया था, उसने लिखा कि कांची के घरों जो कांची में घरों की संख्या लगभग कितनी थी, 1000 थी, जिसमें 10,000 भिक्षु निवास करते थे। यह सभी भिक्षु महायान संप्रदाय की शाखा का अनुयायी थे। उसने कोची में के लिए 80 देव मंदिर का उल्लेख किया था। दिगंबर जैनियों की शक्तियां खूब थी। अतः उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पल्लव शासक ने सही शून्यता का पालन किया था। अब बात करते हैं आर्थिक दशा। आर्थिक दशा कैसी थी वहाँ की? आर्थिक दशा की बात करें तो आर्थिक दशा में हेनसांग ने लिखा है कि वहाँ की भूमि उपजाऊ थी, वहाँ के लोग खूब मेहनती थे, खेती में अधिक अनाज उपजता था, वहाँ के लोग अनेक तरह के फल फूलों को उगाते थे। उष्ण जलवायु की वजह से वहाँ के लोग साहसी थे तथा सत्य प्रियता तथा ईमानदारी से उन्हें प्रेम था। अब बात करते हैं कला तथा उन्नति। कला उन्नति के बारे में पल्लव युग में वास्तुकला की खूब उन्नति हुई थी। तमिल देश में प्रसारण काल का प्रयोग पल्लव काल से ही शुरू हुआ था। सर्वप्रथम त्रिनापाली के दरी मंदिर, महाबलीपुरम के रथ मंदिर आदि उस समय की उपलब्ध कलाएं हैं। अतः पल्लव कला की वास्तुकला निम्नलिखित 4 शैलियां मिलती हैं। यानी कितनी शैलियां मिलती है आपको? 4 शैलियां मिलती है। कौन कौन है आइए हम जानते हैं। महामल्ल शैली, महेंद्र वर्मन शैली, राजसिंह शैली और अपरजीता शैली। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपका जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आपको प्रश्न याद भी हो जाएगा। और क्वेश्चन तो ऐसे याद हो ही रहा है। पहले कला में काठ का प्रयोग होता था, बाद में अन्य वस्तु का भी प्रयोग होने लगा। कैलाशनाथ मंदिर पत्थर और चूने के द्वारा बनाया गया था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने ब्रह्मा विष्णु महेश और एक मंदिर बिना ईंट चूने लोहे और लकड़ी के बनवाए थे। कैलाश मंदिर की दीवारें तर्जन चित्रों से अलंकृत किया गया है। पल्लव कालीन मंदिर की यह एक विशेषता थी कि उसमें राजाओं की रानियां की मूर्तियां भी रहती थी। नंदी वर्मन तृतीय ने कांची मुकेश्वर मंदिर बनवाया था। अतः इस तरह से हम देखते हैं कि पल्लव नरेश की कला में विशेष रुचि थी। अतः इस तरह से हम देखते हैं कि पल्लव नरेश की कला में विशेष रुचि थी, यानी जो उनकी रुचि थी वो कला में काफ़ी विशेष रुचि थी। निष्कर्ष, अब निष्कर्ष लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से सभी राजा वस्तु कला, संगीत कला, नृत्य कला, कविता कला तथा धर्म के विशेष प्रेम रखते थे। फलस्वरूप यह सांस्कृतिक बहुत उन्नति में थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चोल वंश की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डाले, या फिर क्वेश्चन आपको ऐसे भी घुमा सकता है, चोल प्रशासन तथा सभ्यता का वर्णन करें। क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, आप ऑल इन 84 से पढ़ रहे हैं, आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटेगा नहीं। अब बात करते हैं चोल के बारे में। चोलों जो शासक थे उनके बारे में हम कुछ जानते हैं। चोलों की शासन व्यवस्था में भारतीय शासन पद्धति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें कतई संदेह नहीं है, यहाँ संदेह हो गया है तो संदेह होगा यहाँ पे, ठीक है। संदेह नहीं है कि चोलों के साम्राज्य में विशाल था, इसलिए उनको सुंदर शासन व्यवस्था की आवश्यकता थी। इस वंश के प्राय सभी शासक कुशल थे, इसलिए उन लोगों ने अपने राज्य के सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए उत्तम ढंग की शासन प्रणाली को अपनाया। उनका ग्राम प्रशासन तो भारतीय शासन पद्धति का बिजोड़ था। अतः उनके शासन के प्राय सभी अंग सुसंगठित थे। उनके शासन निम्नलिखित तत्व पर अधिक थे। केंद्रीय सरकार के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्या थी ओबरा केंद्रीय सरकार? केंद्रीय सरकार चोलों के शासन राजनात्रात्मक था। शासन की प्रमुख अधिकारी राजा स्वयं होता था। उनके दरबारियों से खचाखच भरा रहता था। राजधानी में तड़क भड़क से परिपूर्ण रहती थी। राजा अश्वमेघ यज्ञ खूब किया करते थे और ब्राह्मण को दान देने में भी पीछे नहीं रहते थे। राजाओं का नाम मंदिर
का नाम रखने की परंपरा चल पड़ी थी, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है राजराजेश्वर मंदिर। मंदिर राजाओं की भी प्रतिमा जो थी रखी जाती थी, यानी मंदिर जो भी बनता था तो किसने बनवाया था तो उन्हीं के नाम पर बनता था। और उनकी जो मूर्ति की अगर बात करें तो मंदिर में राजाओं का भी प्रतिमा यानी मूर्ति रखी जाती थी, उनका भी पूजन किया जाता था। ठीक है, अब सेना की बात हम करते हैं। सेना की कैसी व्यवस्था थी? चोल राजाओं के पास विशाल सेना थी, वो आप भी जानते हैं। उनकी सेना में हाथी, घोड़सवार, पैदल सैनिक थे तथा सेना के अनुशासन और शिक्षण पर अत्यधिक ध्यान रखा जाता था। उनके अभिलेख में सेना 70 सैन्य दलों का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं जहाजी बेड़ा। जहाजी बेड़ा का भी इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। चोलों का जहाजी बेड़ा भी अत्यधिक सुसंगठित था। इसी के बल पर उन्होंने अनेक प्रदेशों को जीता भी था और समुद्र तट के राज्यों और द्वीपों पर अपना विजय का झंडा लहराया था। अतः सेना का उत्तम संगठन के आधार पर ही चोल शासन इतने वर्षों तक टिका रह सकता है। अगर आपका सेना ही नहीं रहेगा तो आप टिक कैसे सकते हैं? कोई भी आपको आक्रमण करके, आपको पराजय करके आपके राज्य पर कब्जा कर लेगा। इसलिए सेना पर वो ज़्यादा विशेष ध्यान रखते थे। अब बात करते हैं आय के साधन। जो आय का साधन था वो क्या क्या साधन था उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। राज्य की आमदनी अनेक स्रोत थे, जिनमें भूमि कर मुख्य था। राज्य के शासनकाल 1/6 भाग कर के रूप में ले लिया जाता था। इसके अतिरिक्त प्रजा के ऊपर और भी कई तरह के कर थे। व्यापारी, बुनकरों और सोनारों पर भी कर लगाए जाते थे। किसानों को इस बात की सुविधा थी कि वे इच्छा अनुसार कर, नगद, सिक्का, उपज अंश द्वारा चुकता करें। लेकिन जो अकाल पड़ने पर, बाढ़ आ जाने पर भूमि माफ कर दिया जाता था। जो भूमि कर था वो माफ कर दिया जाता था। खानों, वनों तथा नदियों, तालाबों पर एवं बाजारों पर भी कर लगाया जाता था। इसमें देखिए क्या उसमें सुविधा राजा दिए थे कि मान लीजिए अगर आपके पास अभी बारिश नहीं हो रही है और आपका फसल नुकसान हो गया, तो आपको फसल नुकसान हो गया तो आपको कर नहीं देना है। लेकिन और सब राजा को देखिएगा तो वो बाढ़ आए, सुखाड़ आए, उससे नहीं मतलब, उसको कर चाहिए तो कर चाहिए। लेकिन इनमें ये बात नहीं थी। उसमें था कि कर के रूप में आपको अनाज देना था, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। मन करे तो आप अनाज दे दीजिए या फिर पैसा दे दीजिए। उस वक्त तक सिक्का का प्रचलन हो चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन। यानी प्रांतीय प्रशासन अब चलाने के लिए उतना बड़ा राज्य, प्रांतीय प्रशासन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, है कि नहीं? तो बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। प्रांतीय शासन बोलिए या प्रशासन एक ही होता है। चोल साम्राज्य मंडलों या प्रांतों में बांट दिया गया और प्रत्येक मंडल या प्रांत वालनुद या नादू में बांटा हुआ था। कुर्रम कोहरम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। प्रत्येक मंडल प्राधिकारी राजवंशीय तथा उच्च सरदार हुआ करता था। बालंदू में कोई जिला होते थे। नाटू अधिक जिला के बराबर था। चोल वंश के शासन एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि कोहरम से मंडल तक शासन आपसी सहयोग और सहकारिता से चलता था। अब ग्राम के शासन के बारे में हम जानते हैं। उस काल में ग्रामों का शासन भी बहुत अच्छा था। उस समय ग्राम दो प्रकार के थे। साधारण ग्राम उर कहलाते थे और इस तरह के ग्रामों की सभा उरार कहा जाता था। अब हम बात करते हैं महाभाष। इसमें भी है महासभा तथा शासन संचालन के लिए 8 छोटी छोटी सभाओं में बांटी गई थी, जो निम्नलिखित है। पहला था भूमि का प्रबंध करने वाला उत्सर्गा। दूसरा है, यहाँ पे आ जाइए, खेती में जो रखवाली करने वाला उपसभा। सिंचाई की देखरेख करने वाला उपसभा। उद्योग के रखवाली करने वाला उपसभा। सड़कों की देखभाल करने वाला उपसभा। जामू के कार्य को देखने वाला उपसभा। हिसाब किताब रखने वाला उपसभा तथा अध्ययन की देखरेख करने वाला उपसभा। इन सभाओं को मिलाकर महासभा कहा जाता है। तो इसी के साथ इसका भी प्रश्न का उत्तर आपने याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और उसे लिखने का प्रयास कीजिए। पूरा हमको विश्वास नहीं, पूरा 100% गारंटी है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और याद भी होता गया होगा। अब हम आते हैं अगला प्रश्न संख्या 8 की तरफ। क्या कहता है? उत्तर वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यानी उत्तर, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, उत्तर वैदिक कालीन लोगों की सामाजिक धार्मिक जीवन पे आपको क्या करना है? प्रकाश डालिए। क्वेश्चन कैसे भी घुमाना है, घबराने नहीं। काफ़ी गर्मी है फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ना ही लाइक किया है, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए। काफ़ी गर्मी है और वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम भी लग गया है।
अब बात करते हैं सामाजिक जीवन। उत्तर वैदिक काल के आर्यों के सामाजिक जीवन में बहुत सा परिवर्तन आ गए थे, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। आर्य के जो जिंदगी में बदलाव आए हुए थे उत्तर वैदिक कालीन में, उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर वैदिक कालीन में देखिए, यहीं से अब बोलते हैं ना, जात पात, धर्म, वो सारे जो है ना यहीं से शुरू हुए थे। स्त्रियों का जो था सती प्रथा, ये सारे अगर हम बात करें तो यहीं से शुरुआत हुआ है। इसमें हम आपको बताएंगे। देखिए आपको वर्ण व्यवस्था की जटिलता। अब देखिए वर्ण व्यवस्था कैसी थी, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था में अत्यधिक जटिलता आ गई थी। ऋग वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था ने अब जाति प्रथा के रूप धारण कर लिया था। वर्ण व्यवस्था के निर्णय में व्यवसाय का स्थान जन्म के लिए लिया जाता था, अर्थात अब जन्म के आधार पर यह तय किया जाता था कि लोग किस वर्ग के हैं। अब ऋग वैदिक काल की 4 जातियाँ के अलावा 2 और जनजातियाँ बना दी गई थी। एक थी निषाद और दूसरी थी व्रत्या निषाद। ये लोग शायद भील जाति के थे। तरह तरह के व्यवसाय से अब वैश्या में लोहार, मोची और बढ़ई आदि की उप जातियाँ बन गई थी। फलस्वरूप अंतरजातीय विवाह घृणित समझने जाने लगा और जाति परिवर्तन भी कठिन हो गया। अभी भी इसका परिणाम देखने को मिलता है हमारे समाज में, है कि नहीं। अब इसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। अगर बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपके पास टाइम भी कम है, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ बस पढ़ते जाओ। समझने का अभी टाइम नहीं है और नहीं हमें समझा पाऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। जाति प्रथा के बंधन के अधिक जटिल हो जाने के फलस्वरूप लोग रक्त की पवित्रता तथा शुद्धता पर अधिक ध्यान देने लगे। छुआछूत की भावना लोगों को जागृत हो गई थी। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग तथा शूद्रों का खान पान तथा रहन सहन नहीं करते थे, वे उन लोग का अस्पृश्यता समझते थे, यानी छुआछूत की आ गई थी। अब बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की दृढ़ता। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी दृढ़ता आ गई थी। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में संदृढ़ता आ गई थी। नगरों की अगर बात करें तो नगर के बारे में हम बात करते हैं। नगरों की का प्रादुर्भाव। ऋग वेद के आर्य मुख्य रूप से केवल गांव में ही निवास करते थे, नगरों में नहीं। नगर शब्द का तो कहीं वर्णन भी नहीं मिलता, परंतु उत्तर वैदिक काल के आर्य मुख्य रूप से नगर में ही निवास करते थे। गंगा यमुना के किनारे बड़े बड़े नगरों का निर्माण कराया गया था। अतः इस रूप में यह सब नगर राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का केंद्र बन गए थे। अब हम बात करते हैं पोशाक। अब तो शहर में चले गए तो पोशाक कैसा होता है आइए जानते हैं। उनकी पोशाक तथा वेशभूषा में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन अब केसर में रंगे हुए कपड़ों और रेशम या प्रयोग लोगों करने लगे थे। कोई उन्हीं वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। रंग बिरंगे कपड़ों का लोगों में अत्यधिक प्रचलन था। लोग सिर पर पगड़ी बांधते थे तथा पशु के चमड़े को भी पहनते थे। लोग मोती, मणि, शंख, निष्क आदि आभूषण का भी प्रयोग करते थे। अब बात करते हैं औरत की दशा कैसी थी। हम बोले ना सती प्रथा वहीं से शुरू हुआ था। देखिए अब यहाँ से औरत की दशा में परिवर्तन। उत्तर वैदिक काल में औरतों की दशा पहले की तरह अच्छी नहीं थी, क्योंकि धनी परिवार में बहु विवाह का प्रथा चल पड़ी थी। फलतः औरतों का जीवन दुखमय और कलहपूर्ण हो गया था और सती प्रथा का भी यहीं से धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी थी। अब आर्थिक जीवन, यानी आर्थिक जीवन कैसी थी उसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। भूमिपतियों का प्रभाव जो था, ऋग वैदिक काल में भूमिपतियों का कहीं नामो निशान भी नहीं था, लेकिन अब बड़े बड़े भूमिपतियों का प्रादुर्भाव होने लगा था, यानी प्रादुर्भाव होने लगा था। गांव के मालिक भूमिपति ही हुआ करते थे, जिनका गांव का लोग काफ़ी प्रभाव रहता था। वाणिज्य तथा व्यापार के बारे में जानते हैं। वाणिज्य तथा व्यापार की उन्नति। उत्तर वैदिक काल में व्यापार तथा वाणिज्य में अत्यधिक उन्नति हो गई थी, क्योंकि लोग उपजाऊ मैदान में निवास करने लगे थे। इन दिनों व्यापारियों में एक अलग वर्ग ही था। अब मान लीजिए सब जगह बंटवारा हो रहा था, यहाँ पे भी होने लगा। देखिए क्या हुआ। धनी व्यापारी को श्रेष्ठीन के नाम से पुकारे जाते थे तथा इनका आंतरिक व्यापार किसानों के साथ होता था। ये लोग कपड़े चमड़ा देते थे और बदले में दवाई जड़ी बूटी लेते थे। नाव के द्वारा लोगों को समुद्रिक व्यापार भी कराते थे। मुद्राओं की प्रचलन हो गई थी। मुद्रा का निष्क, शतमान और कृष्णलाल आदि अधिक प्रयोग में आते थे। अब बात करते हैं ज्ञान और बुद्धि। उत्तर वैदिक काल के आर्यों को नई नई धातुओं की जानकारी हो गई थी। ऋग वैदिक आर्यों में केवल सोना और अयस्क की ही जानकारी
थी, परंतु इस काल के लोगों को चांदी, टीन और शीशा की भी जानकारी हो गई थी। लोगों के दो तरह का अयस्क का ज्ञान प्राप्त था। एक तरह का अयस्क लोहा था तथा दूसरा तरह का जो था वो तांबा था। अब बात करते हैं व्यवसाय में परिवर्तन। व्यवसाय में परिवर्तन। इस काल के लोग गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान में रहते थे, जहां उनकी कृषि अत्यंत उन्नत थी। ये बड़े बड़े हलों का प्रयोग करते थे, यानी बड़ा बड़ा जो हल था उसका भी प्रयोग करते थे। फसलों में खाद डालते थे, चावल, गेहूं और जौ खूब का उपजाते थे। फसल के रोगों से बचाने के लिए तंत्र मंत्र का भी प्रयोग करते थे। यजुर्वेद में उनकी व्यवसायों का वर्णन है, जैसे मछुए, हलवाहे, घटाई बनाने वाले, शिकारी, पशुपालक, जोहरी, लोहार, बढ़ई, कसाई, रंगरेज, जुलाहे और धोबी आदि। अतः सब तरह से यह देखा जाता है कि उस समय की व्यवस्था अत्यधिक उन्नति हो गई थी। अब बात करते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। उनकी धार्मिक जीवन क्या थी? देखिए, इतना मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि अगर एक दो आप टॉपिक्स भूल भी जाएं तो मैं इतना बता दे रहा हूँ कि आप एग्जाम में लिख पाएँ और आपका एक प्रश्न जो है 5 से 6 पेज में आ जाए। क्लियर? इसका मैं PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। देवता। ऋग वेद की देवता उत्तर वैदिक काल की सभ्यता में भी पूज्य थे, परंतु इस काल में कुछ देवताओं का महत्व बढ़ता जा रहा था और कुछ का घटता जा रहा था और उनका स्थान नए देवता ग्रहण करते जा रहे थे। इस काल में रुद्र का स्थान और महत्व अधिक बढ़ गया था, जो महादेव कहे जाने लगे। अब यज्ञ की बात करें तो यज्ञ क्या थी? तो यज्ञ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इस काल में यज्ञों और ब्राह्मणों का स्थान और महत्व में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, इसलिए इस युग को यज्ञों का काल कहा जाता है। यज्ञों की संख्या में वृद्धि हो गई थी, लेकिन यज्ञों की सरलता का स्थान जटिलता ने ले रखा था। पहले गृहस्थ स्वयं यज्ञ कर सकते थे, लेकिन अब यज्ञ कराने के लिए यांत्रिकों का शरण में जाना पड़ता था। अब यज्ञ में फल और दूध में से काम नहीं चलता था। अब यज्ञ में सोम और पशु की बलि देने की आवश्यकता हो गई थी। एक यज्ञ तो साल भर भी तक चलता रहता था। अब यज्ञ में अधिक धन भी खर्च होता था। याज्ञिक वर्ग की उत्पत्ति, यज्ञों की संख्या में वृद्धि और जटिलता आ जाने के कारण यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण एक विशेष वर्ग बन गए। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण यज्ञ के विश्लेषण होते थे, अतः वे यज्ञ कराने माहिर होते थे। यज्ञ कराने उनका एक तरह के व्यवसाय था। वे यज्ञ शुल्क दान प्राप्त करते थे। वही परंपरा आज भी भारत में आ रही है और अभी भी चल रही है कि नहीं? अब बात करते हैं तप महिमा। लोगों को ज्ञात थी कि तप अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती है, ऐसा लोगों का विश्वास था। उनको यह भी विश्वास था कि देवता तप करते हैं, अगर हम भी तप करेंगे तो हमको भी जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं दार्शनिक विवेचनाएं। ब्राह्मण का दूसरा वर्ग अत्यधिक चिंतनशील बन गया था। इस वर्ग के लोग दार्शनिक चिंतन में ही व्यस्त रहा करते थे। इस युग के दार्शनिक विवेचना के प्रधान तथा सर्वमान ग्रंथ आणाक्य और उपनिषद हैं। इस युग में आत्मा परमात्मा का संबंध पर विवेचना किया गया है, जो आज तक अकाट्य है, यानी मतलब नहीं काटा जा सकता है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म सिद्धांत के अनुमोदन भी इसी युग में किया गया था। साथ ही साथ यह भी इस युग की देन है कि मानव आगामी जन्म उसके कर्म पर निर्भर करता है, यानी अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपका अच्छा कुल में यानी जन्म होगा। तो इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। अगर किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑनर्स पेपर, सब्सिडी ऑलरेडी सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है आप कमेंट कीजिए, हमारे जो ऑल इन 84 टीम है आपको खोज के प्रोवाइड कराया दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार का और भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका जो है PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम देखाइए। इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में।